नमस्कार दोस्तों, नॉलेज टीम सेंटर ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। आपके एग्जाम प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने की तरफ एक कदम। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम कन्वेंशन और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंतर्गत जो भी प्रोटोकॉल शामिल किए थे, जिसमें कॉर्टिजिना प्रोटोकॉल एंड बायोसेफ्टी यानी जैव विविधता पर कॉर्टिजिना प्रोटोकॉल और साथ साथ नगोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस ऑफ बेनिफिट शेयरिंग, जिसे एबीएस के नाम से शॉर्ट में बोला जाता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और इनमें क्या क्या प्रोविजन शामिल किए गए थे इनके बारे में डिस्कस करेंगे। कल के लेक्चर में हमने सीबीडी के बारे में डिस्कस किया था और इसके जो आज प्रोटोकॉल इसमें शामिल किए थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप नॉलेज टीम को जरूर सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबा लें और इसे दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें जो भी एग्जामिनेशन की तैयारी से जुड़ा हुआ है। जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो अर्थ समिट का जो 1992 में रियो डी जेनेरियो जो कि सिटी है ब्राजील का, वहां पर अर्थ समिट हुआ था, उसके तहत जो बाइंडिंग एग्रीमेंट थे उसमें यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, इसके बारे में हमने विस्तार से डिस्कस किया। उसके जो पार्टीज हुई थी या कहाँ पर उनके जो मीटिंग हुई थी उनके बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट इंपोर्टेंट बाइंडिंग एग्रीमेंट था, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। उसके जो अंतर्गत जो प्रोटोकॉल शामिल किए गए थे, इनमें से कॉर्टिजिना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी एक प्रमुख रूप से प्रोटोकॉल है और दूसरा प्रोटोकॉल था नगोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग यानी एबीएस, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसी का ही नगोया प्रोटोकॉल का ही आउटकम था एच टारगेट, ये टारगेट क्या थे इनके बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली अपना फोकस होता है कॉर्टिजिना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी। कॉर्टिजिना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी इसको अडॉप्ट किया गया था कब? 2000 में, और ये केम इनटू इफेक्ट आया था 2003 में। 2002 में इसको अडॉप्ट किया गया था, इसको शामिल किया गया था सिग्नेचर के लिए, और 2003 में ये कानूनी रूप से बाध्यकारी हुआ था। ये बेसिकली प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? Protocols are set of rules basically mentioned in the agreement and each countries have to do their functioning or their work according to this set of rules. Basically इन्हीं को ही प्रोटोकॉल बोला जाता है। एग्रीमेंट के अंतर्गत जो भी रूल्स और रेगुलेशन उसमें मेंशन होते हैं उसी के अंतर्गत सभी कंट्रीज को, सभी पार्टीज को वर्क करना पड़ता है। इन्हीं रूल्स और रेगुलेशन को प्रोटोकॉल बोला जाता है। तो कॉर्टिजिना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी, यहीं पर एक क्वेश्चन होता है कॉर्टिजिना प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? वो बायोसेफ्टी से रिलेटेड है, जिसे 2000 में सिग्नेचर के लिए ओपन किया गया था और 2003 में ये फाइनली केम इनटू इफेक्ट आया था। इट इज रिलेटेड टू बायोसेफ्टी मेजर, मतलब जो जैव सेफ्टी उपायों से रिलेटेड है। बायोसेफ्टी कंसर्न्स रिलेटेड टू इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म एंड कमोडिटी। जो भी ऑर्गेनिज्म है लिविंग है और उनको मॉडिफाइड किया जा सकता है, जैसे हम जानते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन का वर्ड सुना होगा, तो इस तरीके के जो भी कमोडिटीज हैं या ऑर्गेनिज्म हैं, जिसे एलएमओस बोला जाता है शॉर्ट में, उनके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड है। उसी से रिलेटेड जो भी ये प्रोविजन है कॉर्टिजिना प्रोटोकॉल, इसको बायोसेफ्टी मेजर के नाम से जाना जाता है। यानी आयात और निर्यात से संबंधित है किनके लिए? जीवित संशोधित जीवों और उनसे बनी वस्तुओं से, यानी द कमोडिटीज विच आर फॉर्म through the living modified organism. There are two major components of कॉर्टिजिना प्रोटोकॉल। दो प्रमुख घटक हैं कॉर्टिजिना प्रोटोकॉल के, उनमें से एक है एडवांस इन्फॉर्म एग्रीमेंट प्रोसीजर यानी AIA प्रोसीजर, उन्नत सूचित समझौता प्रक्रिया। वहीं पर दूसरी है बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस। ये दो इसके प्रमुख कंपोनेंट हैं, इनके बारे में जान लेते हैं क्या क्या है। एडवांस इन्फॉर्म एग्रीमेंट के अंतर्गत बेसिकली जो भी कंट्रीज किसी चीज का इंपोर्ट कर रहा है, जो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है या उससे बनी वस्तुएं, उससे पहले उसको इन्फॉर्म करना है कि ये जो वस्तु है ये इस लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनी हुई है, इसका मॉडिफिकेशन किया गया है और इसमें ये हमने स्टेप्स लिए हैं मॉडिफिकेशन के लिए, और इस तरीके से ये हानिकारक है या लाभदायक है और इसमें क्या क्या प्रोविजन शामिल किए गए। तो इस तरीके से जो भी इंफॉर्मेशन है उसको उस कंट्री को देना है जो भी इन लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यानी एलएमओ का इंपोर्ट कर रही है। इस तरीके से एडवांस इन्फॉर्म एग्रीमेंट वर्क करता है कॉर्टिजिना प्रोटोकॉल के अंतर्गत। वही जो दूसरा था बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस, इसमें जो बेसिकली फोकस किया गया था कि एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जो कि उसमें इंक्लूड किया गया वो तो है, बाकी यहाँ पर असिस्ट कंट्रीज इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोटोकॉल। यहाँ पर जिस कंट्री से भी अगर उसमें कुछ जो इन्फॉर्मेशन दिया गया उसमें कुछ निगेटिव चीजें मिलती हैं अगेंस्ट द जो प्रोटोकॉल है कॉर्टिजिना के, उसमें जो कंट्री एक्सपोर्ट करी है उसको बाध्य करना कि आपको प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट करना है। बेसिकली उनको असिस्ट भी करना है कि ये प्रोविजन प्रोटोकॉल में रखेंगे, आप इनको प्रोविजन को इम्प्लीमेंट कीजिए। तो यहाँ पर न केवल सूचनाओं का आदान प्रदान करना है, बाकी जो देशों हैं उनकी सहायता करना है जो प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट करने के लिए यानी कार्यान्वयन करने के लिए। तो बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस का मतलब क्या है
कि चीज़ों को क्लियर करना है, मतलब एक तो उसके जो इंपोर्ट हो रहा है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेना, और दूसरा जो प्रोटोकॉल से अगर हट के कोई काम कर रहा है तो उसके बारे में उसको इन्फॉर्म करना कि आपको इसके अनुसार काम करना है। तो इट इज देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोटोकॉल, वन इज एडवांस इन्फॉर्म्स एग्रीमेंट एंड अदर इज बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस। यहाँ पर इंडिया का इंस्टेंस क्या है, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से रिलेटेड। तो इंडिया ने जो सीबीडी को सिग्नेचर किया उसके पश्चात तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए और उसको इफेक्ट करने के लिए जो भी सीबीडी के तहत जो भी प्रोटोकॉल शामिल किएंगे या प्रोविजन शामिल किएंगे, तो इंडिया ने बायोसेफ्टी डाइवर्सिटी एक्ट 2002 बनाया था, ये 2002 में, और इसका मेन पर्पज था टू गिव इफेक्ट टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो जैव विविधता अधिनियम कब आया था, 2002 में आया था, टू इम्प्लीमेंट द प्रोविजन ऑफ सीबीडी यानी कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसको अभी हम डिस्कस किया। सीबीडी जो जून 1992 में ओपन हुई थी सिग्नेचर के लिए, और फाइनली दिसंबर 1993 में ये केम इनटू फोर्स आई थी। तो उसके लगभग 9 साल बाद इंडिया ने बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो है ना 2002 में लाया था टू इम्प्लीमेंट द प्रोविजन ऑफ कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इस तरीके से दोस्तों जो कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंतर्गत जो उसमें प्रोटोकॉल शामिल किया था, कार्टेशियन प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी, उस पर हमने डिस्कस किया, उसके जो प्रमुख पार्ट थे उनके बारे में जाना। उसके पश्चात जो हम नया प्रोटोकॉल, बेसिकली नेक्स्ट प्रोटोकॉल जो डिस्कस करेंगे वो है नोगोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, जिसे एबीएस शॉर्ट में बोला जाता है। तो साथ ही इसके अंतर्गत जो भी इसका टारगेट निकल के आता है नोगोया प्रोटोकॉल के, उनको एचई टारगेट के नाम से जाना जाता है, उनके बारे में भी जानते हैं। तो ये सेकेंड प्रोटोकॉल नोगोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग क्या है, चलिए डिस्कस करते हैं। तो नोगोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज, बेसिकली जो भी कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी उसके अंतर्गत जो भी पार्टी शामिल हुई थी, बेसिकली जो कंट्रीज मेंबर हैं उनकी मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है हर साल। तो इनको भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मीटिंग टू सीबीडी बोला जाता है, जैसे हम यूएनएफसीसी में बोला था कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी मीटिंग टू यूएनएफसीसी, ऐसे यहाँ पर जो कंट्रीज की मीटिंग होती है उसका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी मीटिंग टू सीबीडी यानी कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोला जाता है इन पार्टी को। ऐसी सच पार्टी जो पहली मीटिंग हुई थी सीबीडी के पार्टीज की, वो हुई थी दिसंबर 1994। जैसे कि हम जानते हैं कि जो भी सीबीडी कब आया था, जून 1992 में ओपन हुआ था और दिसंबर 1993 में केम इनटू फोर्स आया था। तो एक साल पश्चात यानी दिसंबर 1994 में पहली मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की, सीओपी की, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मीटिंग बोला जाता है। इसलिए नसौ बहामास में इसको ऑर्गेनाइज की जाती है। ये भी इंपोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से कि सीबीडी की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की पहली मीटिंग का नसौ बहामास में हुई थी। वहीं 10वीं मीटिंग की अगर बात करते हैं जो कि 2010 में हुई थी, वो नगोया जापान में हुई थी, जो कि एची प्रोविंस के अंतर्गत आता है जापान का। तो वहां पर ये मीटिंग हुई थी, 10वीं मीटिंग है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की 10th मीटिंग थी। वहीं पर ही जो प्रोटोकॉल निकल के आया, जो शामिल किया गया, वो नगोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज के नाम से सीबीडी में इंक्लूड किया गया था ये प्रोटोकॉल। तो इस तरीके से जो नगोया प्रोटोकॉल कब इसको अडॉप्ट किया गया था, 10वीं मीटिंग थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की 10वीं मीटिंग थी, कहाँ पर 2010 में, और एची प्रोविंस यानी नगोया जापान में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। इसमें जो प्रमुख रूप से शामिल किए गए थे नगोया प्रोटोकॉल ऑन जेनेटिक रिसोर्सेज इसका आउटकम था, और एचई टारगेट फॉर बायोडाइवर्सिटी तो प्रमुख रूप से इसके टारगेट थे। और जो भी ये आउटकम थे, नगोया प्रोटोकॉल की जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की 10th मीटिंग हुई थी नगोया जापान में, एचई प्रोविंस में, और ये 2010 में हुई थी। नगोया प्रोटोकॉल ऑन जेनेटिक रिसोर्सेज, बेसिकली इसको नगोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग एबीएस भी बोला जाता है शॉर्ट में, और ये कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सीबीडी 1992 का आउटकम है, जो कि 2010 में इसको अपनाया गया था। नगोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट, इसका नाम है कि जो जेनेटिक रिसोर्सेज है उनको एक्सेस होना चाहिए और इक्विटेबल और फेयर शेयर होना चाहिए सभी देशों के बीच में जो भी जेनेटिक रिसोर्स है उनका। तो इस तरीके से नगोया प्रोटोकॉल फोकस करता है जो जेनेटिक रिसोर्सेज जो भी हैं, जैसे मॉडिफाइड, हमने कॉटन को जेनेटिक रिसोर्स के रूप में उसको अपनाया था, ब्रेड बिजनेस के भी बारे में अभी रिसर्च चल रही है। इस तरीके से जो भी जेनेटिक रिसोर्सेज हैं, जो भी लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को चेंज करके उनके जेनेटिक चेंज करके उनको जो मॉडिफाई किया गया था, उनमें एक्सेस होना चाहिए सभी देशों का, और फेवर एंड इक्विटेबल शेयरिंग होनी चाहिए सभी देशों का, उनकी बेनिफिट जो होती है। इस तरीके से ये फोकस करता है एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज और इक्विटेबल एंड फेयर शेयरिंग ऑफ बेनिफिट।
और ये 2010 का एग्रीमेंट है जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की 10th मीटिंग हुई थी ऐची प्रोविंस नगोया जापान में, उसका आउटकम है। द प्रोटोकॉल वाज अडॉप्टेड इन अक्टूबर 2010 इन नगोया ऐची प्रोविंस ऑफ जापान एंड एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन अक्टूबर 2014। ये 4 साल बाद केम इनटू फोर्स आया था, 2014 में इसको फोर्स में लाया गया था, यानी ये कानूनी रूप से बाध्यकारी हुआ था 2014 में। तो इस तरीके से 2010 में नगोया प्रोटोकॉल अपनाया गया था, 2014 में ये लागू हुआ था। Nagoya Protocol set out obligation for its contracting party to take measure in relation to access obligations, benefit sharing obligation और compliance obligation। यानी नगोया प्रोटोकॉल अपने अनुबंधन जो भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हैं, जो भी मेंबर हैं सीबीडी की, उनके दायित्व को निर्धारित करने के संबंध में उपाय करने के लिए 3 मेजर लेने को बोलता है। इसमें पहुंच दायित्व है, मतलब एक्सेस ऑब्लिगेशन है, मतलब जो भी जेनेटिक रिसोर्स है उस पर सभी देशों का एक्सेस हो। कोई ऐसा देश ना हो कि जो उसका एक बेसिकली ओवर पावर करे सभी देशों के ऊपर कि जो जेनेटिक रिसोर्स है उसका बेनिफिट केवल मैं ही लूंगा, लाइक जो अमेरिका करता है। वहीं बेनिफिट शेयरिंग ऑब्लिगेशन है, मतलब यहाँ इंफॉर्मेशन देना है, एक्सेस होना है, यहाँ जो बेनिफिट है उसको शेयर करना है, और कंप्लायंस ऑब्लिगेशन है जो भी सीबीडी के उसको पालन करना है। ये 3 प्रमुख रूप से मेजर हैं नगोया प्रोटोकॉल के अंतर्गत। एची टारगेट बेसिकली एक शॉर्ट टर्म प्लान है जो नगोया प्रोटोकॉल का एक आउटकम था। नगोया जापान में जो सीबीडी की मीटिंग हुई थी 10 ईयर फ्रेमवर्क के लिए इसको अपनाया गया था, और ये स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर बायोडाइवर्सिटी है 2011 से 2020 तक का, टू सेव बायोडाइवर्सिटी। और ये बेसिकली फोकस करता है जो बायोडाइवर्सिटी उसको कैसे सेव किया जाए, और शॉर्ट टर्म प्लान है, 10 साल का है, और ये 2011 से 2020 तक के लिए इसको अपनाया गया है। This short-term plan provide a set of 20 ambitious target, basically yet achievable target। जो भी इससे एची टारगेट है उसमें 20 टारगेट को मेंशन किया गया है, और जिनको एची टारगेट के नाम से जाना जाता है इनको 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, A to E में। तो एची टारगेट क्या है? बेसिकली शॉर्ट टर्म टारगेट है। इट इज आउटकम ऑफ नगोया कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी मीटिंग विच टुक प्लेस इन नगोया जापान ऐची प्रोविंस इन 2010, और विच वाज द मीटिंग ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, बेसिकली इट वाज द 10th मीटिंग। उस 10वीं मीटिंग के अंतर्गत ऐसी टारगेट अपनाया गया था। शॉर्ट टर्म प्लान है, 10 साल के लिए है, 2011 से 2020, और मेन उद्देश्य क्या है इसका? बायोडाइवर्सिटी को सेव करना। तो यहाँ पर जो 20 टारगेट है ऐसी टारगेट के नाम से जाना जाता है, उनको 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, A to E। देख लेते हैं वो ग्रुप कौन कौन से हैं। एड्रेस द कोज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, यानी जैव विविधता के नुकसान के कारणों को पता लगाना एक प्रमुख रूप से इसका जो टारगेट है। इसके अंतर्गत 5 प्रमुख प्रोविजन दिए गए हैं। वहीं दूसरा है रिड्यूस द डायरेक्ट प्रेशर ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड प्रमोट सस्टेनेबल यूज, यानी जैव विविधता पर सीधे दबाव को कम करें और टिकाऊ उपायों को बढ़ाएं। बेसिकली जो भी हमारा डिपेंडेंस है बायोडाइवर्सिटी पर वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड देयर इज ए ग्रेट डिमांड ऑफ रिसोर्सेज। तो उसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी पर जो प्रेशर बढ़ रहा है उसको कम करना है, और जो भी बायोडाइवर्सिटी उसका सस्टेनेबल यूज करना है। बेसिकली ये सेकंड ग्रुप में इंक्लूड किया गया था। वहीं थर्ड में था सेफगार्ड इकोसिस्टम स्पीसीज एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी, जो पारिस्थितिक प्रणाली है उसको सेफगार्ड करना, प्रजातियों को बचाना एक्सटिंक्ट होने से। वहीं आनुवंशिक विविधता की रक्षा करना, ये जेनेटिक डाइवर्सिटी है, मतलब डिफरेंट जो स्पीसीज है हमारे और उनको प्रोटेक्ट करना, ये थर्ड ग्रुप में शामिल किया गया था इसको। वहीं बायोडाइवर्सिटी बेनिफिट टू ऑल, यानी जैव विविधता का लाभ सभी को मिले, इसके लिए प्रोविजन किया गया था। और किसी एक कंट्रीज या किसी एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज जो भी डेवलप्ड कंट्री है उनका जो है ना उस पर ऑटोनॉमी वगैरह मोनोपोली वगैरह ना हो। वहीं जो 5th ग्रुप शामिल किया गया था पार्टिसिपेटरी प्लानिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, यानी भागीदारी योजना और क्षमता निर्माण, यानी इसमें लोगों को पार्टिसिपेशन इंक्लूड किया जाए और एक सोसाइटी के रूप में एक लोगों के पार्टिसिपेशन के लिए बेसिकली इसमें प्रोविजन था कि उनको पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोविजन किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बायोडाइवर्सिटी जो प्रोटेक्शन है उस पर अपना पार्टिसिपेशन दे सकें और जो बायोडाइवर्सिटी लॉस है उसको कम किया जा सके। इस तरीके से एचई टारगेट के जो 20 टारगेट थे उनको 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया था। यहाँ पर जो मीटिंग्स हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की मीटिंग ऑफ सीबीडी बोला जाता है, यानी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की जो मीटिंग होती है मेंबर्स कंट्रीज की, उसमें जैसा हम डिस्कस किया कि दिसंबर 1993 सीबीडी केम इनटू फोर्स, यानी कानूनी रूप से बाध्यकारी होता है। नेक्स्ट ईयर 1994 में ही उसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की पहली मीटिंग होती है, वो नशा बहमास में जैसे डिस्कस किया था। एक इसमें इंपोर्टेंट मीटिंग होती है 2012 में, जिसमें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की 11th मीटिंग बोला जाता है। ये इंडिया में ऑर्गेनाइज की गई थी
और ये इंपोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि सीबीडी की पहली और आखिरी मीटिंग जो इंडिया में हुई है वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की 11वीं मीटिंग थी और वो 2012 में हैदराबाद इंडिया में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। और ये प्रिपेयर करता है फॉर ए वर्ल्ड वाइड व्यूज ऑन बायोडाइवर्सिटी। इसमें जो एक थीम इसमें शामिल की गई थी वर्ल्ड वाइड व्यू ऑन बायोडाइवर्सिटी, इसके प्रिपरेशन को इसमें शामिल किया गया था। और एक इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये मीटिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की 11वीं मीटिंग थी सीबीडी की और ये 2012 में हैदराबाद में हुई थी। वहीं जो आखिरी मीटिंग हुई है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की जो कि सीबीडी की वो 2018 में हुई है, जिसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की 14th मीटिंग बोला जाता है। ये शर्म अल शेख जो कि इजिप्ट का एक सिटी है वहां पर इसको ऑर्गेनाइज किया गया था नवंबर 2018 में। तो ये एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि लास्ट जो मीटिंग है सीबीडी की वो कहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई, वो इजिप्ट में की गई थी। और शर्म अल शेख जो कि एक सिटी है शर्म अल शेख और ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की 14th मीटिंग थी 2018 में ऑर्गेनाइज की गई थी। इस तरीके से दोस्तों आज के लेक्चर में हम कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के जो प्रोटोकॉल है इंपोर्टेंट प्रोटोकॉल जिसमें कोर्टिजिना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी और नोगोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग और उसका जो आउटकम था एच टारगेट, इसके बारे में विस्तार से डिस्कस किया। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आपको लेक्चर कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा और जाते जाते नॉलेज टीम को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नॉलेज टीम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।